ॐ ब्रह्मा करोतु दीर्घायुः विष्णुः कूर्जाच्च सम्पदाम् हरो रक्षतु गात्राणि यस्यैखा जन्मपत्रिका शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। श्री गणेशाय नमः। प्राप्त जन्म समयानुसार आपका जन्म 25/1/1976 और जन्म समय 2 बजे PM जमुनानगर हरियाणा की ये कुंडली दिखाई दे रही है। ये कुंडली है और ये कुंडली वृष लग्न की है। आप ध्यान दें, पहले नवग्रहों के बारे में हम जानकारी कर लें कि कौन नक्षत्र, कौन ग्रह की जो स्थिति है वो कितने पावर में है, अतः हम दृष्टिपात करें। आपके जन्म लग्न में मंगल है जो 21 डिग्री पर, अर्थात वृद्धावस्था कही जाए, और दूसरे स्थान में कोई नहीं है। तीसरे स्थान में शनिदेव हैं जो 5 डिग्री पर कर्क राशि में स्थित हैं। चतुर्थ भाव में कोई नहीं, पंचम भाव में कोई नहीं, छठे भाव में राहु हैं 24 डिग्री पर जो तुला राशिस्थ हैं चंद्रमा के साथ, और सप्तम स्थान में कोई नहीं, अष्टम स्थान में शुक्र हैं बृहस्पति के घर में धनु राशि पर स्थित, जिनकी शक्ति सिर्फ 5 डिग्री है, और नवम स्थान में बुध है जो अस्त हैं और 6 डिग्री पर में है, अर्थात शिशु अवस्था में सूर्य के साथ। अतः आपकी कुंडली में बुधादित्य योग भी लागू हुआ, और सूर्य जो हैं सो 10 डिग्री पर। 10वें स्थान में कोई नहीं है, 11वें स्थान पर गुरु हैं स्वराशिस्थ, अर्थात ये बलवान हैं जिनकी शक्ति 24 डिग्री पर में है, और ये भी मृतावस्था में अर्थात जर्जरावस्था में, तुर्यावस्था में प्राप्त हैं, जो केतु के 12वें स्थान पर। यहाँ आप दृष्टिपात करें, राहु भी 24 डिग्री पर, केतु भी 24 डिग्री पर, जो वक्री अवस्था में एक दूसरे से विद्यमान है, और द्वादश भावस्थ केतु है। यही आपकी जन्म कुंडली की रूपरेखा है सज्जनों। अब आप विचार करें, सबसे पहले अशुभ फलादेश ही श्रवण करें। आप पूर्ण रूपेण मांगलिक हैं, चंद्रमा से भी और मंगल से भी। आप दृष्टिपात करें कि लग्न स्थान में ही मंगल है। लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे पत्नी हंति स्वभर्तारम भर्ता भार्जा विनाशेति। ये प्रमाण है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहां से गिनती करें, मंगल से छठे स्थान पर चंद्रमा है, लग्नस्थ हैं, मांगलिक हैं। अब चंद्रमा से गिनती करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम स्थान में चंद्रमा से, अर्थात चंद्रमा से भी और लग्न से भी, दोनों से आप मांगलिक हैं। आपका जन्म 1976 का है। मांगलिक विचार के तहत आप मांगलिक हैं। आपकी जन्म कुंडली में मारक ग्रह से संबंधित यदि विचार करेंगे तो आजीवन चंद्रमा, मंगल, गुरु और शुक्र, इनकी दशा आपके लिए अशुभ कारक है, पाप फलद होंगे, और इनकी महादशा अंतरदशा जब आएगी तो आपको पूर्ण रूपेण सतर्कता और सावधानी के साथ समय बिताना है। मारक शब्द का अर्थ ही होता है मारने वाला, और मार्केश का अर्थ होता है कि मारक का जो स्वामी हो। मारक जोर ईश बराबर मार्केश, अर्थात इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जो भी आएगी तो आपके ऊपर अशुभ फल लागू करेंगे, अशुभ फलादेश प्राप्त करेंगे। अतः इस अवस्था में पूर्ण रूपेण
सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता है। दूसरी बात, यदि रत्न धारण करना है और इन ग्रहों की जो स्थिति है, अतः आप आजीवन नीलम, माणिक और पन्ना आपके लिए बहुत माफिक अर्थात सुंदर होगा। है। अब आप समझ लें कि आपका जन्म नक्षत्र विशाखा है और विशाखा के तीसरे चरण में आपका जन्म है, अतः ते अक्षर पर आपका नाम हुआ जो तेनालीराम। तेनालीराम आप जन्म राशि के हुए और लग्न तो समझ चुके जो वृष लग्न है और तुला राशिस्थ के आप जातक हैं। तो लग्न से संबंधित यदि हम फलादेश प्राप्त करना चाहें तो वृष लग्न में आपका जन्म है, अतः आपके जन्म के समय में 4 उपसूतिका प्राप्त होंगे, 4 उपसूतिका, और क्रंदन के साथ आपका जन्म हुआ है। मातृवस्त्र स्वच्छ है, शुष्क भोजन, अधोमुख प्रसव, जन्म स्थान पूर्व भाग विद्यमान है। आप हठी प्राकृतिक स्वभाव के होंगे। स्वरूप आपका मध्यम वर्ण है। चूंकि वृष लग्न के आप जातक हैं इसलिए मध्यम वर्गीय हैं। आप अपने जीवन में कलह प्रिय होंगे, दूसरों का झगड़ा देखने में बड़ा आनंद महसूस होगा, है ना। और उच्च पदाभिलाषी भी आप होंगे। कामी, स्थिर स्वभाव, उपकारी और पृष्ठांग होंगे। आपका कष्टप्रद जीवन से संबंधित आपकी जितनी आयु प्राप्त है उस आयु का कौन कौन वर्ष आपके लिए कष्टकारक होंगे, तो आप लग्न के आधार पर समझ लें कि 1, 23, 28, 33, 44 और 61वां वर्ष आपके लिए खराब है। अतः इन वर्षों में आप पूर्ण रूपेण सतर्क रहेंगे। यदि व्यक्तित्व से संबंधित फलादेश प्राप्त करना चाहें तो आप वृष लग्न के जातक हैं, आप ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ होंगे, दृढ़ प्रतिज्ञ होंगे, धीर, वीर, दयालु और भोगी आप होंगे। ऐसी प्रवृत्ति आप में बनेगी। यदि फलदायी व्यवसाय से संबंधित चर्चा करना चाहें कि जीवन में कौन सा वर्ष आपके लिए, किस वस्तु का व्यवसाय करें, उद्योग धंधा व्यापार आदि यदि प्राप्त करना चाहें तो हमें कौन सा वर्ष अच्छा रहेगा, कौन सा व्यवसाय अच्छा रहेगा, कौन सा समय अनुकूल रहेगा, तो आप समझ लें कि आपके लिए फलदायी व्यवसाय कौन कौन सा होगा। तो सबसे पहले बैंकिंग, जमाहरात, सुगंधित वस्तु, खेती, संगीत, पशु व्यापार, चित्रकारी, रंग रोहन और भवन निर्माण, अभिनय आदि कार्य आपके लिए बहुत सुंदर और अच्छा रहेगा। यदि हम खराब वर्ष से संबंधित चर्चा करना चाहें लग्न के आधार पर तो आपका 5, 37, 39 और 47वां वर्ष आपके लिए बड़ा खराब दिखाई दे रहा है। भाग्योदय के वर्ष से संबंधित यदि प्राप्त करना चाहें चर्चा तो आपके लिए 24 वर्ष से भाग्योदय प्रारंभ होने की सूचना दे रही है कुंडली आपकी ग्रह स्थिति। अतः 24, 25, 27, 28, 36, 42, 51 और 60वां वर्ष आपके लिए बहुत सुंदर और आमदनी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। बात समझ में आ गई। यदि हम लाभकारी रंग से संबंधित चर्चा प्राप्त करना चाहें कि आपके लिए कौन सा रंग अच्छा रहेगा, कौन सा बुरा रहेगा, तो सफेद रंग आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वृष लग्न के आप जातक हैं और वृष लग्न का स्वामी शुक्र है और शुक्र का रंग सफेद है। अतः आजीवन आपके लिए सफेद रंग बहुत अच्छा होगा। और आप तुला राशि के जातक हैं, अतः तुला राशि से संबंधित यदि प्राप्त करना चाहें कि आपकी जन्म राशि तुला है तो आप श्याम वर्ण के भाग्यशाली, भोगी, संग्रही, धर्मरत, चंचल, राज्य प्रिय शब्दों पर ध्यान देंगे, राज्य प्रिय, सचिव और नौकर युक्त। आपके पास नौकर भी बहुत होंगे, अच्छे होंगे और जल स्थानाधिकारक आप हैं।
वाणिज्य कर्म आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी व्यवसाय की यदि चर्चा प्राप्त करना चाहें तो वाणिज्य लक्ष्मी बसत, वाणिज्य शब्द का अर्थ ही होता है व्यवसाय, व्यापार। इसलिए वाणिज्य कर्म में लक्ष्मी का वास होता है, और लक्ष्मी जहाँ वास करेगी तो धन संपत्ति अपार प्रदान करती है। अतः आपके लिए आजीवन वाणिज्य व्यवस्था बहुत अच्छा, आप उपकारी प्रकृति के जातक होंगे और अल्प संततिवान भी आप होंगे। कृषि कर्म आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। स्त्रीय प्रिय उपार्जना शक्ति भी आप अच्छे होंगे। आप गांव समाज शहर नगर जहां कहीं भी आप निवास करें तो आप एक सम्मानित और श्रेष्ठ व्यक्ति गिने जाएंगे। समाज में नगर में आपकी तूती बोलेगी। आप एक उच्चतम व्यक्ति, समाज सुधारक आप होंगे। जैमिनी के अनुसार आपका 2, 4, 16, 21, 33, 41, 51 और 61वां वर्ष आपके लिए खतरनाक है। जन्म कुंडली में राशि के हिसाब से 7 और 8वां वर्ष आपके लिए नेष्ट कारक रहा, और 12वें वर्ष में जल भयादि सूचक भी प्राप्त हो रही है स्थिति। 15 और 16 में कष्ट कारक स्थिति आपकी रही है, और 20वें वर्ष में पतन भय अर्थात गिरने का, ठोकर आर से संबंधित, जिससे सारी पीड़ा भी दिखाई दे रही है। 21वां वर्ष आपके लिए 9 इष्ट कारक अर्थात नेष्ट कारक दिखाई दे रही है ग्रह स्थिति, लेकिन ऐसे 31, 33 रोगप्रद है। 35, 41, 61, 62, 64वां वर्ष आपके लिए खतरनाक है। अशुभ वर्षों में आप शांति, अंगूठी, रत्न, यंत्र, मंत्र धारण कर से कार्य धारण करने से आपको कल्याण होगा। आपका लग्न फलादेश और राशि फलादेश आप समझ चुके। यदि हम आपको एक चेतावनी देना चाहते हैं कि आपको छाती और कंठ से संबंधित रोग प्रायः कष्टकारक होंगे, यानी छाती और कंठ के रोगों से आपको परेशानी होगी। गर्म और रोगनदार भोजन हानिकारक होगा आपके लिए। भोजन के परिमाण पर आप विशेष ध्यान देना उचित समझेंगे। उत्तेजना देने वाले वस्तु और जल्दीबाजी के कामों में सर्वदा सचेष्ट रहना आपके लिए जीवन में सबसे प्रमुख अंग होगा, इसे आप प्रमुखता देंगे। प्रायः ऐसा देखा गया है कि ऐसे जातक समयानुसार अपने कार्य को निर्भयता रूप से करना सर्वदा उपयोगी समझते हैं, और व्यायाम आपके लिए अनिवार्य होगा। पूर्वाचार्यों का कहना है कि विशाखा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो विशाखा नक्षत्र का क्या फलादेश है। तृतीय चरण में आपका विशाखा के तृतीय चरण में आपका जन्म है, अतः नक्षत्र का फलादेश आप श्रवण कर लें। अतिलोभधोतिमानी च निष्ठुरः कलह प्रियः विशाखायां नरो जातो व्यस्याजनरतो भवेत्। अतः विशाखा नक्षत्र में जन्म होने के कारण आप एक लोभी प्रवृत्ति के और अभिमानी भी ढंग के जातक होंगे। निठुर, झगड़ालू और चरित्रहीन भी आप हुआ करेंगे। महर्षि भृगु का कहना है कि अब हम भाव फलादेश प्रारंभ करते हैं। जन्म कुंडली में आपके 9वें स्थान पर सूर्य हैं और बुध के साथ हैं। बुधादित्य योग भी आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। पहले हम प्रमाणित व्यवस्था श्रवण करें। ग्रहगत दिननाथे सत्यवादी सुकेशी कुल जनहितकारी देव विप्रानुरक्तः प्रथम वयसि रोगी यौवने स्थैर्ययुक्तो बहुतर धनयुक्तो दीर्घजीवी सुमूर्ति। अर्थात नवम भावस्थ यदि सूर्य की स्थिति हो तो जातक सत्यवक्ता और सुंदर केश वाला होता है। अपने परिजनों का हितकारक, भलाई करने वाले आप जहाँ कहीं भी रहेंगे, जिस समाज में रहेंगे,
उपकारी स्वभाव आपका होगा, अगल बगल के लोग आपको बहुत चाहेंगे और आपसे लाभान्वित भी प्राप्त करेंगे। आप देव और ब्राह्मणों के प्रति हमेशा नतमस्तक रहेंगे, और आस्तिक भाव के भी आप होंगे। बाल्यावस्था में रोगी, युवावस्था में स्थिरता से युक्त, धनवान, दीर्घायु और स्वरूपवान आप हैं जातक। महर्षि भृगु का कहना है कि नवम भाव में नवम त्रिकोण आप ध्यान दें कि दशम राशि मकर है और मकर के घर में सूर्य हैं, अर्थात मकर के स्वामी शनि हैं और सूर्य और शनि में पिता पुत्र की रिश्ता है। अतः नवमें त्रिकोण भाग्य एवं धर्म के स्थान में अपने शत्रु शनि की मकर राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को माता तथा भूमि भवन आदि के संबंध में कुछ असंतोष तथा परेशानियों के साथ सफलता मिलेगी, ये महर्षि भृगु का कहना है। परंतु घरेलू सुख एवं भाग्य की वृद्धि भी होगी। यहाँ से सूर्य आठवीं, यहाँ से सूर्य, यहाँ कहाँ से सूर्य, यहाँ से पश्चिम सप्तमं सर्वे 1 2 3 4 5 6 7 कर्क राशि, अर्थात यहाँ से सूर्य 7वीं दृष्टि से तृतीय भाव को अपने मित्र चंद्रमा की कर्क राशि को देखने के कारण पराक्रम में वृद्धि तथा भाई बहन का सुख आपको विशेष प्राप्त होगा। संक्षेप में यदि कहना चाहें तो ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक अपने बुद्धिबल तथा पराक्रम के द्वारा ही सफलता प्राप्त करते हैं, परंतु पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ऐसा भृगु का कहना है। अब हम छठे भाव में यहाँ चंद्रमा की स्थिति है और चंद्रमा शुक्र के घर में है, तुला राशि शुक्र का घर है, अतः षष्ठे स्थान में यदि चंद्रमा रहें तो क्या फलादेश होगा। तो महर्षि भृगु कह रहे हैं कि छठे शत्रु एवं रोग के स्थान में अपने मित्र शुक्र की तुला राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को कुछ परेशानियों के साथ झगड़े झंझटों के मामले में सफलता प्राप्त होगी। अतः आप एक झगड़ालू प्रवृत्ति के भी जातक होंगे। अपनी इस स्वभाव में आप परिवर्तन लावें। पराक्रमेश चंद्रमा की छठे भाव में स्थिति के कारण जातक के मन के भीतर बड़ी हिम्मत तथा शक्ति रहने पर भी कुछ परेशानियां हमेशा बनी रहेगी तथा भाई बहन के संबंधों में कुछ मनमुटाव की स्थिति भी प्राप्त होती रहेगी। अतः चंद्रमा 7वीं दृष्टि से अपने मित्र मंगल की मेष राशि में व्यय भाव को देखता है। यहाँ व्यय भाव है जहाँ केतु स्थित हैं। केतु हैं वक्री अवस्था में और 24 डिग्री पर मृतावस्था कहा जाए तो आपत्ति नहीं होगी। अतः व्यय भाव को देखने के कारण आपका खर्चा अधिक होगा और उस खर्चा का मेंटेनेंस आप बाहरी स्थानों के संबंध से प्राप्त करेंगे। अब हम मंगल का फलादेश श्रवण करेंगे कि लग्नस्थ मंगल प्रथम भाव में है, अतः इसका क्या फलादेश है तो आप जानकारी प्राप्त करें। यहाँ लग्नस्थ मंगल हैं तनुभाव में और प्रमाण कह रहे हैं कि उदर दशन रोगी सही सबे लग्न भव में पिसुन मति कृशांग पाप कृत कृष्ण रूप भवति चपल चित्तो नीच से भी कुचैली सकल सुख विहीन सर्वदा पापशील। ये अच्छा फल नहीं है, सर्वदा पापशील अर्थात लग्नस्थ यदि मंगल हो तो बालावस्था में पेट और दांत में रोग और दांतों के रोग से पेटों में उदर पीड़ा के कारण परेशानी बहुत ज़्यादा होती रही होगी। आप चुगलखोर प्रवृत्ति के भी होंगे। दुबले पतले पापी कृष्ण वर्ण
चंचल और नीच का सेवक, मलिन वस्त्र वाला और प्रायः विशेष सुख से वंचित रहा करेंगे। ये महर्षि कह रहे हैं कि प्रथम भावस्थ मंगल पहले केंद्र तथा शरीर स्थान में स्थित अपने सामान्य मित्र शुक्र की वृक्ष राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को शारीरिक शक्ति का लाभ तो होगा और बाहरी स्थानों से अच्छे संबंध भी स्थापित होंगे, परंतु मंगल व्ययेश होने के कारण धातु क्षीणता, रक्त विकार, निर्बलता आदि की भी शिकायत आप में विशेष होगी। मंगल अपनी चौथी मित्र जैसे माता एवं भूमि के भवन को देखने के कारण माता एवं भूमि के सुख में भी आपको कमी महसूस होगा। अतः आप इन बातों पर विशेष ध्यान दें। सातवीं दृष्टि सप्तम भाव को देखने के कारण स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सुख प्राप्त होगा और आठवीं मित्र दृष्टि अष्टम भाव को देखने के कारण आयु एवं पुरातत्व संबंधी कठिनाइयाँ तथा हानियाँ उपस्थित विशेष होगी। ये मंगल का फलादेश है। अब हम पुनः बुध का फलादेश करेंगे, जो बुध अस्त अवस्था में 6 डिग्री पर में है, मकर राशिस्थ हैं, नवमें स्थान पर, और नवम स्थान पर यदि बुध उसमें भी अस्त अवस्था में है, अतः प्रमाण के साथ फलादेश श्रवण करें। नवम सौम्य गृहे शशि नंदने धन कलत्र सुतेन समान्विता भवति पापजुते विपथ स्थितः श्रुति विमंदकरः शशिजे धमः। अर्थात नवम भाव में और शुभग्रह की राशि तो है नहीं, अतः पापग्रह से भी युक्त हैं, अतः आप कुमार्गामी और वेद शास्त्र का निंदक भी आप होंगे। अतः ये फलादेश आपके लिए सुंदर नहीं रहा और आप महर्षि का फलादेश श्रवण करें कि महर्षि क्या कह रहे हैं। महर्षि का कहना है कि नवम भाव में अपने नवम भाग्य एवं धर्म के स्थान में अपने शत्रु शनि की मकर राशि पर स्थित उच्च के मंगल के प्रभाव से नहीं, ये 6 डिग्री पर में है और अस्त अवस्था में है। 6 डिग्री पर में है और अस्त अवस्था में है और भाग्य स्थान में स्थित हैं। अतः नवमें त्रिकोण भाग्य एवं धर्म के स्थान में मकर राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से आपको भाग्य तथा धर्म की वृद्धि होगी। अपनी बुद्धि के द्वारा जीवन में आप विशेष उन्नति प्राप्त करेंगे। धर्म, विद्या, संतान एवं कौटुंबिक सुखों को भी प्राप्त आप करेंगे। और कर्क राशि तृतीय भाव को देखने के कारण भाई बहन एवं पराक्रम की शक्ति विशेष रूप से प्राप्त होगी। संक्षेप में ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक सुखी, ऐश्वर्यशाली, पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। अब हम गुरु का फलादेश श्रवण करेंगे कि गुरु आपके एकादश स्थान में 24 डिग्री पर विद्यमान है। अतः 24 डिग्री का होना वृद्धावस्था कही जाती है। 11वें लाभ एवं स्वक्षेत्रीय मीन राशिस्थ गुरु के प्रभाव से आपको आमदनी खूब होगी, परंतु गुरु अष्टमेश होने के कारण परिश्रम भी विशेष करेंगे अथवा कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलेगी। साथ ही आपको आयु एवं पुरातत्व की शक्ति का भी लाभ प्राप्त होगा। गुरु 5वें उच्च दृष्टि तृतीय भाव को देखने के कारण पराक्रम एवं भाई बहन के सुख का विशेष लाभ प्राप्त होगा और 7वें मित्र दृष्टि से पंचम भाव को देखने के कारण विद्या, बुद्धि, संतान का भी विशेष लाभ होगा। 9वीं मित्र दृष्टि से सप्तम भाव को देखने के कारण व्यवसाय में खूब लाभ होगा, परंतु स्त्री के पक्ष में कुछ कठिनाइयों के साथ सुख प्राप्त होगा। ऐसी ग्रह स्थिति वाले जातक का जीवन ऐश्वर्यशाली एवं प्रसन्नता पूर्वक बीतता है। अब हम शुक्र से संबंधित जो अष्टम स्थान में देखें आप, सप्तम में कोई नहीं, अष्टम स्थान में धनु राशि पर स्थित शुक्र
हैं। अतः शुक्र का क्या फलादेश होगा, तो आप जानकारी प्राप्त करें कि अष्टम भाव में 8वें मृत्यु एवं पुरातत्व के भवन में अपने शत्रु गुरु की धन राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से आपको शरीर में रोगादि कष्ट प्राप्त होगा तथा सौंदर्य में भी कुछ कमी बनी रहेगी। आयु की शक्ति प्राप्त होने पर भी पुरातत्व के संबंध में कुछ कठिनाई तथा गुप्त चातुर्य के बल पर सफलता प्राप्त आप करेंगे। शुक्र 7वें मित्र देश से द्वितीय भाव को देखने के कारण कठिन परिश्रम के द्वारा धन की वृद्धि तथा शत्रु पक्ष से कष्ट, मामा के पक्ष में कमजोरी, उदर विकार एवं प्रभाव में भी कमी उपस्थित होंगे। अब हम शनि का फलादेश करें। तृतीय स्थान में जो पराक्रम स्थान में शनि देव उपस्थित हैं, अतः तृतीय पराक्रम एवं भाई बहन के स्थान में अपने शत्रु चंद्रमा की कर्क राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से आपको भाई बहनों के साथ सामान्य वैमनस्य रहेगा, परंतु पराक्रम की विशेष वृद्धि होगी। शनि 7वीं दृष्टि नवम भाव को स्वराष्ट्र में देखता है, अतः भाग्य की वृद्धि होगी। तीसरी मित्र जैसे पंचम भाव को देखने के कारण संतान विद्या के क्षेत्र में सफलता मिलेगी तथा 10वीं नीच दृष्टि से द्वादश भाव को देखने के कारण खर्च में भी कमी रहेगी एवं उसका समाधान 12 स्थानों के संबंध से आप लापरवाही पूर्वक निर्वाह करेंगे। संक्षेप में ऐसा जातक बड़ा भाग्यवान, पुरुषार्थी, उद्योगी तथा प्रभावशाली भी होता है। अब हम राहु से संबंधित फलादेश ग्रहण करेंगे कि छठे स्थान में 7-24 डिग्री पर जो तुला राशि स्थित है, अतः राहु का क्या फलादेश होगा आप श्रवण करें। चूंकि आपके रोग दुश्मन के घर में षष्ठ भाव में राहु की स्थिति तुला राशि पर विद्यमान होने के कारण अपने शत्रुओं पर आप बराबर विजय प्राप्त करते रहेंगे और गुप्त युक्तियों तथा विद्याओं के प्रवीण भी आप होंगे। शत्रु पक्ष द्वारा कभी कभी अशांति के कारण उपस्थित होने पर भी आप सदैव हिम्मत से काम लेंगे और कठिनाइयों का सफल मुकाबला भी आप करेंगे, परंतु राहु के प्रभाव से मामा के सुख में कुछ कमी आएगी। ये राहु का फलादेश हुआ। अब हम केतु का फलादेश, जो केतु वक्री हैं, 24 डिग्री पर हैं और 12वें स्थान में 12वां स्थान व्यय भाव का, व्यय शब्द का अर्थ ही होता है खर्चा, अतः 12वें व्यय भाव में स्थित अपने शत्रु मंगल की मेष राशि पर रहने के कारण आपको खर्च चलाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार बाहरी स्थानों के संबंध में भी आपको परेशानी उठानी पड़ेगी और गुरु ग्रह की राशि पर स्थित होने के कारण आपको घोर परिश्रमी तथा कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए भी विशेष परिश्रम करना पड़ेगा। खासकर ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक बड़ा साहसी, उद्योगी और धैर्य पूर्वक, चतुरता पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। अब हम आपको महादशा से संबंधित फलादेश ग्रहण करेंगे कि आपका जन्म गुरु की महादशा में हुआ है और गुरु की महादशा 6/6/1981 तक रही। उसके बाद 19 वर्षों के लिए शनि की महादशा आ गई और शनि तीसरे स्थान में है। कुछ बिंदुओं को छोड़कर शनि की महादशा आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहा, चूंकि शत्रु क्षेत्रीय पिता ये 5 डिग्री पर हैं, यानी शैशवावस्था में हैं, बचपनावस्था में हैं। लेकिन उसके बाद 17 वर्षों के लिए बुध की महादशा, और बुध जो हैं सो आपके भाग्य स्थान पर विद्यमान है। तो यह समय आपके लिए मिला जुलाकर अच्छा रहा। लेकिन 6/6/2017 के बाद 7 वर्षों के लिए केतु की महादशा आ गई, जो 6/6/2024 तक केतु की महादशा है और केतु आपकी जन्म कुंडली में 12वें स्थान पर विद्यमान है। 24 डिग्री यानी पावर जो इनकी है सो वृद्धावस्था की है। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, वो की हो है समरारूढ़ा, रावण ने कहा था। इसलिए वृद्धावस्था में केतु की स्थिति है। लेकिन इसके बावजूद भी
आप समझ लें कि केतु की महादशा जो होती है बड़ा खतरनाक होती है और उसमें भी 12वें स्थान पर में है, अतः कष्टकारक शारीरिक पीड़ादायक प्राप्त होंगे। ऐसे केतु की महादशा आपको अनेक प्रकार की, आप समझ ही चुके कि केतु की जो महादशा होती है इसमें अनेक प्रकार की आपत्ति विपत्ति भय रोग संकट हानि विषाद एवं अनर्थों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि प्राण भी चले जाने का भय भी बना रहता है। अतः अभी आपने श्रवण किया है कि केतु जो 12वें स्थान पर में भाव फल का वर्णन जो हम किए हैं, खास करके केतु की महादशा में भाव फल विशेष फलदायक होता है। तो आप समझ लें कि ये फलादेश जो अभी केतु की महादशा का आपने श्रवण किया और भाव फल जो कहे, भाव फल पर दृष्टि डालते हुए केतु की महादशा का फल जो अभी हम कहे हैं उसको ध्यान पूर्वक आप श्रवण करेंगे। इसके बाद हम जानकारी प्राप्त कर लें कि केतु की महादशा में केतु की अंतरदशा यानी 3/11/2017 तक केतु की महादशा में केतु की अंतरदशा रही। समय व्यतीत हो गया, इसलिए इस पर मैं विशेष फलादेश देना पसंद नहीं करते। पुनः केतु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा 3/1/19 तक रही। इसके बाद सूर्य की अंतरदशा आ गई जो 5/9/5/19 तक सूर्य की अंतरदशा कुछ बिंदुओं को छोड़कर मिला जुला कर समय यह अनुकूल नहीं रहा। लेकिन इसके बाद चंद्रमा की अंतरदशा 9/2/2019 तक, बाद में मंगल की अंतरदशा 6/5/2020 तक रही। अभी केतु की महादशा में राहु की अंतरदशा 25/5/2021 तक, 25/5/2021 तक केतु की महादशा में राहु की अंतरदशा 25 मई तक ये भोग की। तो आप जानकारी प्राप्त कर लें कि राहु की अंतरदशा अच्छा नहीं होता है। इसमें चोरों का भय, शत्रुओं से विरोध और अन्य अनेक प्रकार के कष्टों का सामना तथा शरीर में भी अंग भंग होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन इसके बाद अभी केतु की महादशा में गुरु की अंतरदशा जो 1/5/2022 तक है, 1/5/2022 तक गुरु की अंतरदशा, और यह मिला जुला करके समय अच्छा रहेगा क्योंकि गुरु भी अपने घर में ही स्वक्षेत्रीय हैं, ताकतवर हैं। लेकिन कुछ अंतर है जो वृद्धावस्था में प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए जितना सुंदर फल चाहिए उतना सुंदर फलादेश नहीं होगा, फिर भी मिला जुलाकर सामान्य से ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन गुरु के बाद यानी 1/5/2022 के बाद केतु की महादशा में शनि की अंतरदशा आ रही है जो 9/6/2023 तक, 9/6/2023 तक, और ये तीसरे पराक्रम के स्थान में छोटे भाई के स्थान में विद्यमान है। अतः यह समय अनुकूल नहीं रहेगा। इसमें आप रत्न धारण करें। शनि से संबंधित जो हमने पूर्व में ही आपको बतलाया कि नीलम की चर्चा हमने की है। नीलम चूंकि समय कम है इसलिए नीलम की जगह पर नीली भी धारण करने में आपत्ति नहीं होगी, बहुत समय कम है। लेकिन इसी अवस्था में आप शनि से संबंधित जो कुछ भी उपचार होता है, पूजा पाठ जप अनुष्ठान रत्न धारण आप अवश्य कर लें। और उसके बाद केतु की महादशा में बुध की अंतरदशा 6/6/2024 तक रहेगी। तो यह समय बुध वाला बड़ा सुंदर रहेगा। आप एक बातों का हमेशा ठिकाना रखें कि बुधादित्य योग भी आपकी कुंडली में दिखाई दी है और बुधादित्य योग प्रायः कम लोगों में होता है। अतः आप एक श्रेष्ठ व्यक्ति समाज के होंगे, बुद्धिमान होंगे, विद्वान होंगे, यशस्वी और अपने राज्य द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले, स्थिर धन को भोग करने वाले, सेवा कर्म में आप भी पटु होंगे, प्रियवादी। यहाँ तक कि या तो आप मंत्री अथवा राजा के समान ठाठ बाट आपका होगा और राजकीय ठाठ बाट के साथ समय बिताने वाले आप होंगे। परिश्रमी भी होंगे, वेदज्ञ, गीतवाद्य तथा काव्यादि कलाओं में भी कुशल होंगे। ऐसे कहने में आपत्ति नहीं कि एक कुशल साहित्यिक भी आप होंगे। संगीत वाद्य और संगीत विद्या में भी आपकी विशेष अभिरुचि होगी। अतः इन्हीं बिंदुओं के साथ
अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसे आप अपने जीवन में उतारें, लागू करें और उपर्युक्त बातों पर विशेष ध्यान दें। जय श्री राम, जय गणेश, जय जनार्दन। तो सुन लिया आपने, आपका फलादेश कैसा है कुंडली का। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जैसा कि आप जानते ही हो कि डेंगू से सफ़र कर रहा हूँ। कैसा रहने वाला है आपके लिए आपकी कुंडली, आपका जीवन, सभी ग्रहों के बारे में बता दिया गया। आपको जो भाव फल बताया गया है सभी ग्रहों के बारे में कि किस समय में कौन सा रिजल्ट आपको मिलेगा, वो भाव फल में ही विशेष ध्यान दें आप। और अभी जो आपका समय, जैसा कि इन्होंने बताया भी आपको कि केतु का समय चल रहा है, जो कि बहुत ही ख़राब है। केतु का समय आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 2024 तक ओम केंग केतवे नमः मंत्र का दैनिक रूप से 10 माला जाप करें, नहीं तो कल्याण होना मुश्किल है। अगर संभव हो तो बढ़िया विद्वान पंडित के द्वारा इस मंत्र का जाप करवा लें, आपके लिए वो भी अच्छा रहेगा। उसके बाद 2024 के बाद फिर शुक्र का समय आएगा, जिसका भाव फल आपको बता दिया गया कि क्या रिजल्ट लागू होगा। अष्टम भाव में शुक्र बैठा हुआ है, बढ़िया समय ये भी नहीं है। ये भी बड़ा कंपटीशन और संघर्ष से भरा समय रहेगा, पैसा वगैरह का बर्बादी का समय रहेगा ये। तो इस समय में भी शुक्र के मंत्र का 2024 के बाद ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करना आपके लिए अनिवार्य रहेगा। अभी आपके लिए बहुत विपरीत समय चल रहा है, इसलिए पैसेंस बना करके रखें। मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे इस समय में, लेकिन केतु के मंत्र का आप दैनिक रूप से जाप करें 10 माला, महीने भर के बाद आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।